नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। योग विषय के पूर्व वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको हम हल करना प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यदि इन प्रश्नों को भी हम अच्छे प्रकार से हल कर लेते हैं, इनके संबंधित जो और भी विषय हैं उन विषयों को समझ लेते हैं, तो काफ़ी कुछ प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा में ठीक किए जा सकते हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु से हुई है या क्रिया रूप से हुई है। तो योग शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में उन्होंने पूछा है और 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, युग, युज, युगे और युजे। तो योग शब्द की जो व्युत्पत्ति है आपकी वो 3 धातुओं से होती है। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। एक है आपकी युज समाधौ, इनका अर्थ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और गण भी, ये दिवादी गण की धातु है आपकी, आपके गण भी पूछे जा सकते हैं। दूसरी धातु है आपकी युजिर योगे, ये आपकी रुधादि गण की धातु है। और तीसरी धातु है आपकी युज संयमने, ये आपकी चुरादि गण की है। तो उन्होंने सिंपल ही प्रश्न पूछा आपसे, तो युज से आपका आंसर दिया जा सकता है, क्योंकि इन तीनों ही धातुओं में जो कॉमन पार्ट है आपका वो है युज, चाहे वो ये धातु हो, ये हो, चाहे ये हो। लेकिन आगामी परीक्षाओं में आपसे और भी कठिन प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि युजिर ये किस अर्थ में आपकी है, या युज ये किस अर्थ में है, या चुरादि गण की कौन सी धातु है, रुधादि गण की कौन सी है, या दिवादी गण की कौन सी है। इस प्रकार से गण के अनुसार भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इन धातुओं को देखने के बाद में हम अपना आंसर देखें तो ये तीसरा आंसर आपका ठीक हो जाता है कि योग शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो युज धातु से आपकी होती है। दूसरा प्रश्न है आपका कि स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु कौन थे। बिल्कुल फैक्चुअल पार्ट है आपका, इसमें आपको याद रखना चाहिए कि माधवदास जो थे वो स्वामी कुवलयानंद जी के योग गुरु थे। अगला प्रश्न देखिएगा, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृतत्व की प्राप्ति कराता है। तो योग की जो दूसरी यूनिट है आपकी, जिसमें प्राचीन उपनिषद दी है, तो उस उपनिषद से आपका ये क्वेश्चन आया है। तो ईशावास्य उपनिषद में आता है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते। तो ये जो पंक्ति है विद्ययामृतमश्नुते, ये पंक्ति भी मैं आपको लिख देता हूँ। विद्यया अमृतम अश्नुते, अश्नुते मतलब प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? अमृतम, अमृत को। किसके द्वारा? विद्या के द्वारा। कि विद्या के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त करता है, ऐसा अर्थ इस पंक्ति का बनता है। तो ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण आपसे पूछी जा सकती है। तो ये ईशावास्य उपनिषद में विद्या और अविद्या का एक प्रकरण चलता है, वो प्रकरण भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उससे कई बार आपके परीक्षा में प्रश्न आए हैं। आगे आगे हम प्रश्न देखेंगे, उससे आपको और जानकारी हो जाएगी। तो उस पंक्ति के आधार पर हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा आपका विद्या। वैराग्य, विवेक, विषय वो अपने संदर्भ में नहीं है, तो विद्या होगा कि विद्यया अमृतम अश्नुते। पंक्ति भी पूछ सकते हैं आपको देके कि विद्या अमृतम अश्नुते या संभुत्या अमृतम अश्नुते, ये किस आपके उपनिषद की है। तो तीसरा प्रश्न आपका हो गया। चौथा प्रश्न भी आपका उपनिषद से ही है, कठोपनिषद का है आपका ये, कि कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। तो कठोपनिषद में आपकी योग की परिभाषा भी दी गई है आपकी, और वहाँ पे परम गति की भी परिभाषा दी गई है। तो स्थिराम इंद्रिय धारणाम योगम इति उच्यते। मैं लिख देता हूँ आपको, स्थिराम इंद्रिय धारणाम। ठीक, इतना कर लीजिए कि इंद्रियों की स्थिर धारणा को योग कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है और कई बार आपकी परीक्षा में आगे भी आएगी। तो इंद्रियों के आधार पे हम देखें तो जैसे एक ऑप्शन आपका मन पर नियंत्रण हो सकता है, ये भी ठीक है।
इंद्रियों और बुद्धि पर नियंत्रण, ये भी ठीक हो सकता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, इसमें आपके कई सारे पार्ट इंक्लूड कर लिए गए हैं। चौथा देखिए शरीर और मन, तो शरीर आपका इंद्रियों में नहीं आता है, तो चौथा तो आपका गलत हो ही गया। बचे आपके तीन, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक बनेगा। इसका कारण ये है कि इसमें जितनी भी इंद्रियां हो सकती है उन सब का परिगणन किया गया है। अगर मान लीजिए ऑप्शन यही होता आपका कि दूसरे ऑप्शन में कुछ गलत बना देते तो शायद इंद्रिय और बुद्धि वाला पार्ट आपका हो जाता, लेकिन यहाँ पे चूंकि इंद्रियों का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, तीनों का ग्रहण किया गया है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन बनेगा। इसमें गलती क्या हो जाती है, क्योंकि मूल पंक्ति तो यह है कि इंद्रियों की स्थिर धारणा को, और यहाँ पे कोई ऐसी पंक्ति नहीं है कि इंद्रियों पर नियंत्रण। यहाँ पे इंद्रियों के साथ में और भी सब पार्ट इंक्लूड किए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सांख्य दर्शन के अनुसार दो प्रकार की आपकी इंद्रियां होती है, जिसको हम करण कहते हैं। एक अंतःकरण होता है आपका, एक आपका बाह्यकरण होता है। करण को हम इंद्रियां कह सकते हैं। तो बाह्यकरण में आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां आ जाएंगी आपकी, और 5 आपकी कर्मेंद्रियां आ जाती है। और अंतःकरण में आपके 4 पार्ट आते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ठीक है, तो 4 को हम बोलते हैं अंतः इंद्रिय, इनको बोलते हैं बाह्य इंद्रिय। और इन दोनों को मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, हम इनको इंद्रिय कह सकते हैं। अब हमारे प्रश्न में देखिएगा, सबसे ज्यादा इंद्रियों का जो परिगणन किया गया वो किस किस में है, इंद्रियां। तो इन इंद्रियों के द्वारा हम बाह्य जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, उनका ग्रहण करेंगे। और अंतःकरण में इन्होंने 2 का ही ग्रहण किया है, और कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जो इन 2 से ज़्यादा भी ग्रहण करता हो। यदि कोई ऐसा ऑप्शन होता तो हम उसको ही टिक करते। तो यहाँ पर 2 हैं आपके, मन और बुद्धि। तो इस प्रकार से आपका दूसरा ऑप्शन बनता है इंद्रियां, मन और बुद्धि। इस प्रकार से आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न आपका कि शांडिल्य विद्या का किस उपनिषद में वर्णन किया गया। सीधा फैक्चुअल पार्ट आपका छांदोग्य उपनिषद आपका, या आपके सिलेबस में भी डायरेक्ट लिखा हुआ है कि छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत आपको शांडिल्य विद्या का अध्ययन करना है। तो सिलेबस भी अगर आपने ठीक से पढ़ा है तो आप इस प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं, शांडिल्य विद्या। अगला प्रश्न आपका कि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है। तो ये आपका योग दर्शन से प्रश्न है। तो दुख निवृत्ति एक टेक्निकल शब्द है, इसके पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए। वो पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूं। तो दुख निवृत्ति कह दीजिए आप, मोक्ष कह दीजिए, या मुक्ति कह दीजिए, या हान कह दीजिए, कैवल्य कह दीजिए, अपवर्ग कह दीजिए, ये सब पर्यायवाची शब्द है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, पर्यायवाची शब्द। तो किसी भी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो योग के जो चतुर्व्यूह है, हे हेतु, हान और हानोपाय, तो यहाँ पर हानोपाय को लेके प्रश्न पूछा है। हान मतलब मोक्ष, मोक्ष अर्थात दुख की निवृत्ति। तदभावात् संयोगाभावः तद्धानम तदृशेः कैवल्यम, योग सूत्र आपका आता है। तो उसमें कहा कि दुख की निवृत्ति का उपाय अर्थात मोक्ष का उपाय क्या है। तो विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपायः, ऐसा सूत्र आता आपका, विवेक ख्याति अविप्लवा हानो उपायः। हान का उपाय क्या है, अविप्लव विवेक ख्याति। अब प्रश्न हम देखें तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आपका, विवेक ख्याति, 4th ऑप्शन मिल गया कि दुख की निवृत्ति का या मोक्ष का जो उपाय है महर्षि पतंजलि के अनुसार वो आपका विवेक ख्याति। बाकी ऑप्शन, अब इसमें क्या है दिक्कत प्रश्न बनाने में, तो साक्षात रूप से अगर देखें सूत्र में तो विवेक ख्याति लिखा हुआ है, लेकिन इस विवेक ख्याति को समाधि और ध्यान से बिल्कुल अलग करना ये थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि व्यास भाषा में कहीं कहीं पर विवेक ख्याति को प्रसंख्यान भी बोलते हैं, ध्यान भी बोलते हैं। जैसे ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः, इस सूत्र पे ध्यान का अर्थ प्रसंख्यान किया है, और प्रसंख्यान को विवेक ख्याति भी कहा जाता है। तो आपको परीक्षा में ये ध्यान रखना है कि मूल सूत्र में जो साक्षात शब्द पढ़ा हुआ है उसी को आपको आंसर के रूप में ढूंढना चाहिए। उसका भाव रूप में अगर आप कुछ और ढूंढना चाहेंगे तो वो तब आपको देखना भाव रूप, यदि साक्षात सूत्रगत जो शब्द है वो नहीं पढ़ा हो। अगर सूत्रगत शब्द साक्षात पढ़ा है तो आपको भाव रूप में अन्य शब्दों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो छठे का आपका आंसर हो जाएगा 4th।
अगला है आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है। तो ये हठ योग का प्रश्न आपका 5th यूनिट से। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आपके 3 आसनों का उल्लेख किया गया है। तो ये तो फैक्चुअल पार्ट था आपका। तो 3 आसन मतलब दूसरा ऑप्शन आपका बन जाएगा। और वो 3 आसन कौन कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो पहला है आपका स्वस्तिक आसन, स्वस्तिक हो गया, पद्मासन हो गया और सिद्धासन हो गया। ये 3 आसनों का आपका उल्लेख वहां पर किया गया है। तो इन्होंने नाम नहीं पूछे, आपसे संख्या पूछी है, तो संख्या भी आपको याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि हठरत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं। ये भी आपका तथ्यात्मक प्रश्न है। तो हठरत्नावली में महायोग के 4 प्रकार आपके बताए गए हैं। इस प्रश्न में थोड़ी सी गलती ये है कि हठरत्नावली में मूल का एक भाग है आपका और हठरत्नावली में अन्य ग्रंथों के कुछ उद्धरण भी दिए गए हैं। अगर मूल ग्रंथ के अनुसार हम देखते हैं तो हठरत्नावली में चित्तवृत्ति निरोध को महायोग कहा गया है, लेकिन वहीं पर ही योग शिखी उपनिषद का उद्धरण भी दिया गया है। तो उस उद्धरण में महायोग के 4 प्रकार आपके बताए गए हैं। तो 4 प्रकार का पार्ट क्या है? तो 4 प्रकार के जो योग होते हैं, मलहार, तो म से मंत्र योग हो जाएगा आपका, ल से लय योग, ह से हठ योग और र से राजयोग। तो इन चारों को इसी क्रम में महायोग कहा जाता है, ऐसा योग शिखी उपनिषद का मत है। और उस मत को यहाँ पर हठ रत्नावलीकार ने अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर प्रश्नकर्ता ने क्या है वो उस बात को ध्यान न देके उसको हठ रत्नावली का मूल विषय मानकर यहाँ पे महायोग के प्रकार के रूप में प्रश्न पूछा है। फिर भी आपको जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से 4 ही आपका ऑप्शन ठीक बनता है। तो वही यहाँ पर आपका ठीक बनेगा कि हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के कितने प्रकार आपके 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। ये सीधा फैक्चुअल पार्ट आपका हठ रत्नावली के अंदर आपका भुजंगीकरण प्राणायाम का उल्लेख किया गया है। वहाँ पे 9 आपके कुंभक बताए गए हैं, तो उसमें आपका हठ रत्नावली वाला पार्ट आपका देखना चाहिए भुजंगीकरण का। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया गया है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आपके 9 चक्रों को उल्लेख किया गया है। वो योगराज उपनिषद के समान आपको जानने चाहिए। उसमें ब्रह्म चक्र, फिर स्वादिष्ठान, फिर नाभि, फिर अनाहत चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भ्रू चक्र, ब्रह्मरंध्र और आकाश, ये 9 चक्र हैं आपके। तो उनमें से आपको ये 4 ऑप्शन में बताना है कि किन किन चक्रों का उल्लेख वहाँ पर है। तो आपका तालु चक्र आ गया आपका और आपका आकाश चक्र आ गया। तो वहाँ पे सूर्य और सहस्रार चक्र का उल्लेख नहीं किया है। तो उस ऑप्शन बनेगा आपका 2 और 3 जिसमें इंक्लूड है, तो वो है आपका सेकंड ऑप्शन। तो 10वें का आपका बन जाएगा सेकंड, मतलब 2 और 3, तालु चक्र और आकाश चक्र। अगला प्रश्न देखिएगा, ये एनाटॉमी का है। तो एनाटॉमी के जो प्रश्न है वो हम इंग्लिश में देख सकते हैं आपका। तो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है आपकी, ये प्रसिद्धि आपकी। तो लीवर को, यकृत को सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है, सबसे बड़ी ग्लैंड है। अगला प्रश्न है आपका, पेरिनीशियस अनीमिया अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो ये भी आपका कई बार प्रश्न पूछा गया है आपका। ये आपका B12 की कमी से होता है, जिसको हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। तो ये आपका एक बड़ा विषय है। एक तो आपको बी कॉम्प्लेक्स में जितने भी पार्ट हैं, B1, B2, B3, इनके क्या क्या साइंटिफिक नेम है वो नेम पता होने चाहिए, और उनमें किस किस की डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग होते हैं, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे विटामिन्स हो, ADE के कोई भी। तो इनसे आपके एक दो प्रश्न आ जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आपका बनेगा पेरिनीशियस अनीमिया साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन की कमी से ही आपका ये रोग होता है। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के किस आचार्य के अनुसार समदोष समाग्निश्च समधातुमलक्रियः
वह स्वस्थित्य विधीयते के विशिष्ट लक्षण बताए गए हैं। ये सब प्रसिद्ध ही आपको। तो आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में जिनके दोष सम है, अग्नि सम है, धातु सम है, मल और क्रिया सम है इत्यादि करके एक स्वस्थ की परिभाषा दी गई है। तो वो पंक्ति भी आपको याद होनी चाहिए और उसमें क्या क्या उल्लेख किया गया है कि कितने दोष हैं, कितनी अग्नियां हैं, कितनी धातुएं हैं। इस प्रकार से जो जो भी पदशः उल्लेख वहाँ पर बताया गया है वो भी सब आपको बताना, आपको याद रखना चाहिए। सारा इस वीडियो में बताना संभव नहीं, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आपका आंसर बनेगा आपका आचार्य सुश्रुत। अगला प्रश्न है आपका, ये साइकोलॉजी से है। क्रेशमर द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार वर्णित किया गया है? तो मैसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, पिकनिक और एंडोमॉर्फी। तो वहाँ पे कई सारे आपके साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके द्वारा आपके पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए गए हैं। इनसे भी कई बार आपके प्रश्न आते हैं, तो उन सब के नाम तो आपको पता होने ही चाहिए। तो क्रेशमर के द्वारा पर्सनैलिटी को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, वो नाम भी आप देख सकते हैं। एक आपका है एस्थेनिक है आपका, पिकनिक है आपका, एथलेटिक है और डैश प्लास्टिक है। तो इसके आधार पर आप देखते हैं तो आपका आंसर बनता है 3 कि क्रेशमर के द्वारा पिकनिक टाइप के व्यक्तित्व का प्रकार वर्णित किया गया है। बाकी के जो नाम हैं आपके वो अलग हैं, आपके शेल्डन इत्यादि के, वो आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? ये प्रसिद्ध ही आपका कफ संबंधी विकारों को दूर करना। घेरंड संहिता में आप पढ़ेंगे कपालभाति के जो 3 प्रकार बताए गए हैं, तीनों ही प्रकारों के लाभ में जब आप देखेंगे तो वहाँ मुख्य रूप से कफ संबंधी विकारों को दूर करना ये लिखा गया है। तो मुख्य चिकित्सीय लाभ आपका यही समझना चाहिए। अगला प्रश्न है कि हठप प्रदीपिका के अनुसार कुंभक के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? तो ये भी आपका काफ़ी प्रसिद्ध है। 4 समय आपके लिए बताए जाते हैं, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि। तो ये लगभग सभी हठ योग के ग्रंथों में बताया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर आपके 2 समय हैं, कहाँ पर आपके 4 समय हैं। तो हठप प्रदीपिका में आपके 4 समय बताए गए हैं, प्रातः, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि। अगला प्रश्न है आपका, योग कक्षा आम तौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? तो ये आपका 9th यूनिट से प्रश्न है कि किस प्रकार से शिक्षण करना चाहिए, शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, क्या क्या गतिविधियाँ उसमें होती है। इससे भी 2-4 प्रश्न आपके आते रहते हैं और ये प्रश्न भी घुमा फिरा के कई बार आपका पूछा गया है। तो जब भी हम कोई योग कक्षा प्रारंभ करते हैं तो माहौल का या वातावरण का निर्माण करने के लिए ओम का उच्चारण कर सकते हैं, किसी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कोई प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रार्थना ऑप्शन है, तो प्रार्थना वाला पार्ट हो गया। या ओम का उच्चारण भी किसी प्रश्न में मिल सकता है, किसी मंत्र का उच्चारण भी मिल सकता है। तो बाहर की वृत्तियों को हटाकर अंतर्मुखी बनाने के लिए कोई मंत्र, प्रार्थना या ओम का उच्चारण यहाँ पर किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय हैं। देखिए ये आपका सामान्य प्रश्न है। इस तरह के सामान्य प्रश्न बहुत प्रकार के बन सकते हैं, तो सभी का आपको ज्ञान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसके लिए आपको अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए। तो वेदांत की बहुत बड़ी शाखा है, स्कूल्स हैं आपके बहुत सारे। तो उसमें 3 आपके प्रसिद्ध आचार्य हैं। शंकर का नाम तो आपको ध्यान रहा ही है, लेकिन रामानुज और मध्वाचार्य। तो रामानुज हैं, मध्व हैं, वल्लभ भी हैं उसके, लेकिन प्रसिद्ध आचार्य त्रय में आपके शंकर, रामानुज और मध्व आते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका 1, 3 और 4। और 1, 3, 4 किस में आपका सेकंड में है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। नारद आपके वेदांत के प्रसिद्ध आचार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा कि योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ हैं। तो योग वशिष्ठ में मोक्ष के 4 द्वारपालों की चर्चा की गई है। ये 4 द्वारपाल आप देख सकते हैं। एक है आपका शम, विचार, संतोष और सत्संगति। ये 4 द्वारपाल, इससे कई बार आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे। क्रम भी आता है, क्रम आप देख लीजिएगा।
वो 4 थे ध्यान, वो मैंने आपको लिखे। तो इस आधार पर आपका उत्तर देखते हैं। तो संतोष हो गया आपका और विचार हो गया, 2 आपके बनते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड किस में आता है आपका? पहले ऑप्शन में आता है। तो 19 का आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका ठीक बनेगा। बहुत सामान्य ही प्रश्न है आपके। अगला प्रश्न है कि चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित में शामिल है। तो चित्त भूमि आपकी 5 होती है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि योग दर्शन के मूल सूत्रों में कहीं पर भी 5 चित्त भूमियों का उल्लेख नहीं है। तो जो चित्त भूमियों का जो नाम आपका आता है योग दर्शन में, वो आता है व्यास भाष्य में, और वो भी प्रथम सूत्र में। प्रथम सूत्र में तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, यही आपका क्रम है वहां पर। ये क्रम आपको ध्यान रखना चाहिए। ये 5 आपकी चित्त भूमियां हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको अतिरिक्त बातें बताई वे भी ध्यान रखनी है कि मूल सूत्र में कहीं उल्लेख नहीं है। उल्लेख कहाँ पर है आपका? व्यास भाष्य में है, और वो भी आपके पहले सूत्र में है। दूसरे सूत्र में उनका विस्तार दिया गया है कि वह जो चित्त की 5 भूमियां हैं उसमें सत्व रजस तमस का क्या रेशो रहता है, वो आपके दूसरे सूत्र में बताया है। लेकिन जो नामकरण आपका किया गया है वो नामकरण आपके पहले सूत्र में है, व्यास भाष्य में। तो आपका मूड हो गया, आपका विक्षिप्त हो गया, आपका वो निरुद्ध हो गया। विकल्प वाला आपकी विकल्प वृत्ति है लेकिन चित्त भूमि नहीं है। तो ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमें विकल्प भी पढ़ा हुआ है नाम, तो आपको स्पष्ट पता होना चाहिए कि 5 वृत्तियां कौन सी है और 5 चित्त भूमियां कौन सी है। आपका ऑप्शन बनेगा 1, 3 और 4, और 1, 3, 4 किस में आता है? आपका पहले में आता है। तो 20वीं का ऑप्शन बनेगा फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिएगा कि पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार है? तो दूसरा जो पाद है आपका साधन पाद, उसमें 4 प्रकार के प्राणायामों का उल्लेख किया गया है। बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। इसी क्रम से आपको याद रखने चाहिए। तो उस आधार पर हम देखें तो कौन कौन से प्राणायाम के हैं? स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, एक तो ये आ गया आपका। एक बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम आ गया। सहित प्राणायाम या केवली प्राणायाम जो है आपके, ये आपके हठ योग के पार्ट है। हठ योग में इनका उल्लेख आता है सहित और केवली का। योग सूत्र में आपका पहला और तीसरा आता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका पहला और तीसरे के हिसाब से थर्ड ऑप्शन आपका सही बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं। तो क्रिया योग की चर्चा साधन पाद के बिल्कुल प्रारंभ में आपके तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो 3 को क्रिया योग कहा था, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को। उसके अगले ही सूत्र में बताया है आपका कि क्रिया योग का जो अभ्यास करता है उसके क्या फल है, क्या उद्देश्य है। तो समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। तो सूत्र बोलते आपको स्पष्ट हो गया। तो समाधि का भाव और क्लेश का तनुकरण, ये 2 प्रयोजन आपके क्रिया योग के बताए गए हैं मूल सूत्र में। ये प्रश्न भी कई बार आपका घुमा फिरा के पूछा गया है। तो दूसरा और चौथा, तो दूसरा चौथा किस में आता है? आपका थर्ड ऑप्शन में आता है। तो 22वें का आपका तीसरा ऑप्शन आपका बनेगा। अगला है कि व्यक्तित्व के फ्रायड मॉडल के घटक निम्नलिखित हैं। ये भी आपका साइकोलॉजी का पार्ट है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के कई प्रकार के मॉडल दिए हैं। तो उसमें एक जो मॉडल है उसमें उन्होंने अहम, इदम और पराहम ये प्रकार का है, ईगो, सुपर ईगो इत्यादि करके वहाँ पर बताया गया है। उसको आप हिंदी में भी याद रख सकते हैं और इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। हिंदी में आपका हो गया इदम, अहम और पराहम, और इंग्लिश में करना चाहेंगे तो आप इद हो गया, ईगो और सुपर ईगो। इनसे भी कई बार आपके प्रश्न आ सकते हैं, आगे संभावना है। तो 3 हो गए, 2, 3 और 4। 2, 3, 4 किस में आता है आपका? ये आपका ऑप्शन होगा 4, 2, 3। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही बनता है। अगला प्रश्न है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से किनको पथ्य आहार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, शुंठी, पटोल, यवक और माश। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि हठ प्रदीपिका में पथ्य आहार में 3 का उल्लेख है, शुंठी का भी है, यव का भी है और पटोल का भी है। लेकिन थोड़ा अंतर ये है कि वहाँ पे यव लिखा है और यहाँ पे यवक लिखा है।
तो अगर उस अंतर के आधार पे यवक को हम अलग माने, जैसे यव बोलते हैं आपके जो को बोलते हैं, तो कुछ आचार्य यवक को भी जो के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन अगर दोनों को अलग मानते हैं, जैसा लिखा है बिल्कुल वही हम स्वीकार करेंगे, तो वहाँ पे यव लिखा है और यहाँ पर आपके ऑप्शन में यवक लिखा है, तो इसलिए हम इसको हटा दें। तो दो ऑप्शन आपके जो हैं वो है शुंठी और पटोल, मतलब पहला और तीसरा, और पहले और तीसरे के आधार पे आपका ऑप्शन बनता है थर्ड। बस वही ध्यान रखना आपको कि वहाँ पे आपका यव है और यहाँ पे आपका यवक लिखा है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग हैं। इसको हम इंग्लिश में देख लेते हैं। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से दो पार्ट हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका क्या आता है, ब्रेन आता है आपका और स्पाइनल कोड आता है। तो इस आधार पे आपका ऑप्शन बनेगा फर्स्ट कि 1 और सेकंड, ये आपका ग्रुप बनाया गया है। सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है, ये पीएनएस का भाग है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का भाग है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो ही पार्ट आपके आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये भी इंग्लिश से देख लेते हैं कि रिस्क फैक्टर्स ऑफ हाइपरटेंशन आर, और यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दिए हैं, ओबेसिटी, स्ट्रेस, वॉकिंग एंड स्मोकिंग। तो सीधा सीधा हमें पता है कि चलने से हाइपरटेंशन में कोई भी रिस्क आपका नहीं आता है, चलना अच्छा ही रहता है। लेकिन मोटापा है, स्ट्रेस है आपका, या स्मोकिंग करना है, ये सब आपके हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को लेके, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन कि रिस्क फैक्टर जो हाइपरटेंशन के हैं वो मोटापा है, स्ट्रेस है मतलब चिंता है आपकी, और धूम्रपान करना, ये आपको समझना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये भी इंग्लिश से देख लेते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट योगा प्रैक्टिसेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ साइनसाइटिस, ये भी आपका थेरेप्यूटिक योगा से प्रश्न पूछा गया है कि साइनसाइटिस जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो इसको ठीक करने की दृष्टि से, ये इसको मैनेज करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो योगिक प्रैक्टिसेस हैं वो कौन सी है, ये हमें देखना है। इसमें चार आपकी दी गई है, नैतिक क्रिया, कपालभाति, अर्धचक्रासन और मयूरासन। तो इन चारों में वो पार्ट ठीक होंगे आपके, एक तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उन पे प्रभाव डालेंगे, और जो श्वास और प्रश्वास की क्रिया को व्यवस्थित करेंगे या उसके माध्यम से आपके श्वसन तंत्र को शोधित करेंगे। तो नैतिक क्रिया है, ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रभाव डालती है। कपालभाति है, ये भी आपके श्वसन तंत्र पर या आपके वायु को शुद्ध करता है। अर्धचक्रासन है, ये भी आपके ऑर्गन्स पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित वो प्रभाव डालता है। ये जो मयूरासन है ये आपके उदर पे मुख्य रूप से प्रभाव डालता है। तो उदर संबंधी जो रोग हैं आपके, उनमें आपका मयूरासन उपयोगी हो सकता है। तो ये फोर्थ वाला आपका ठीक नहीं होगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये किस में दिया गया है आपका, ये फर्स्ट में ही दिया गया है। तो 27वें का आपका आंसर होगा पहले वाला। ठीक है, तो इसमें आपको कौन कौन सी योगिक प्रैक्टिस से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे आपको महत्वपूर्ण पार्ट है कि जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो आपको बस ये देखना है कि जो भी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं क्या वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित कर रहे हैं, उनके ऑर्गन्स को प्रभावित कर रहे हैं, उस पर एक अच्छी टोन डाल रहे हैं। यदि ऐसा पार्ट है तो वो जरूर उसके लाभकारी होंगे। अगर कोई ऐसी क्रिया है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित नहीं, जैसे मयूरासन है, इसका प्रभाव आपका उदर पे है मुख्य रूप से, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे प्रभाव नहीं है, तो ये उसकी डिजीज को भी ठीक नहीं करेगा। इस प्रकार से आपको कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा आपका, द फॉलोइंग आर द मेजर स्ट्रेस हार्मोन्स। तो कई हैं आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन्स जो कि स्ट्रेस के समय पर रिलीज होते हैं, तो जैसे एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन, कोर्टिसोल, थायराइड हार्मोन्स, ये सब आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कहे जाते हैं। इसमें दो आपके हो गए, कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन, मतलब सेकंड और थर्ड। प्रोलैक्टिन है या ग्लूकोगन है, ग्लूकोगन तो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है आपका, कि ग्लूकोज की जब कमी हो जाती है तब ग्लूकोगन का स्राव होता है। और प्रोलैक्टिन आपका ये मिल्क के संदर्भ में काम करता है फीमेल्स में। तो स्ट्रेस हार्मोन्स दो है आपके, कोर्टिसोल और एपिनेफ्रिन, सेकंड और थर्ड। तो ऑप्शन बनेगा आपका तीसरा। अगला प्रश्न देखिएगा आपका,
ये हिंदी से देख लेते हैं आपका, क्योंकि जो टेक्निकल क्वेश्चन है थेरेप्यूटिको इत्यादि के या एनाटॉमी के, वो इंग्लिश से देखना थोड़ा अनुकूल रहता है। कि हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं। तो हठ प्रदीपिका में हठ सिद्धि के 8 लक्षण दिए गए हैं, वो क्रम से आपको याद होने चाहिए। जिसे वपु कृशता, मतलब शरीर में कृशता हो, वदन प्रसन्नता, मुख पे प्रसन्नता हो, नाद की स्फुटता, नयन निर्मलता, आरोग्यता, बिंदुजय, अग्निदीपन और नाड़ी विशुद्धि। ये 8 आपके लक्षण हैं। इससे कई बार प्रश्न आपके और भी आ सकते हैं, इनका क्रम भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो आपका ऑप्शन बनता है नेत्र निर्मल होना, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे नयन निर्मलता ये था। शरीर का पतला होना, ये भी है आपका कि वपु कृशता, वपु बोलते हैं शरीर को। और मुख पर प्रसन्नता होना, ये भी है वदन प्रसन्नता, वदन बोलते हैं मुख को। स्मरण शक्ति बढ़ना, ये ऑप्शन आपका नहीं है। तो 3 ऑप्शन है आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो आपका बनेगा फर्स्ट वाला पार्ट। तो 29वें का आंसर होगा आपका पहला। अगला प्रश्न देखिएगा कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ हैं। तो प्रदीपिका में सूर्य भेदी के 3 लाभ आपके बताए गए हैं, कपाल शोधन, वात दोष का हनन और कृमि दोष हनन। तो यहाँ पे देखिए, तो कपाल शोधन आपका हो गया, उदर कृमि का हनन हो गया, और वायु को संतुलित करता है। ये पार्ट नहीं है, थोड़ा सा मैच तो होता है वायु की दृष्टि से। वहाँ पे वात दोष का हनन है कि वायु के कारण उत्पन्न होने वाले जो दोष है, उन दोषों को नष्ट करना। वायु को संतुलित करने वाला पार्ट नहीं है। तो ये थर्ड वाला भी नहीं होगा, और भूख और प्यास को मिटाने वाला पार्ट भी नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन बनेगा। तो आपका हो जाएगा 30वें का पहला। अगला देखिएगा कि किस आसन के अभ्यास के दौरान मेरुदंड का झुकाव पीछे की ओर होता है। ये 10वीं यूनिट से आपका प्रैक्टिकल योगा से, तो वहाँ पे अनेक प्रकार के आसन आपके बताए हैं, आगे झुकने वाले, पीछे झुकने वाले, लेटने वाले। तो इन्होंने पूछा कि मेरुदंड का, अर्थात स्पाइन का जो झुकाव पीछे की ओर होता है, ये आप अच्छे से जानते ही आप इसमें। जैसे भुजंगासन है, हम पीछे की ओर झुकते हैं। पश्चिमोत्तानासन में नहीं झुकते, हम आगे की ओर झुकते हैं। और धनुरासन, ठीक है, बाकी सब आप जानते ही हैं। तो भुजंगासन और धनुरासन, ये 2 आसन ऐसे हैं जिसमें मेरुदंड का जो झुकाव वो पीछे की ओर होता है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बनेगा आपका तीसरा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से अशाब्दिक संप्रेषण कौशल है। ये भी 9th यूनिट से आपका है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फर्स्ट आपका जो पेपर है वहाँ पे टीचिंग के अंदर या कम्युनिकेशन के अंदर इस तरह के पार्ट आपके आते हैं। इसको हम इंग्लिश से देख सकते हैं कि नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो कौन कौन से पार्ट आपके होते हैं। तो 2 प्रकार का कम्युनिकेशन होता है आपका, वो थोड़ा देखिए। एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो बोलकर आपका किया जाता है, और उसके अलावा जितने भी आपके बॉडी के आधार पर, आँखों के आधार पर जो भी भाव भंगिमाएँ की जाती हैं, उन सबको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो उसमें से मेंटेनिंग आई कांटेक्ट है, किसी के साथ में आई कांटेक्ट बनाना, उसको मेंटेन करना, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। एक मजबूत साधन कहे जाते हैं आई कांटेक्ट को भी। बॉडी पोस्चर से आपका कि किस प्रकार से खड़े हैं, आपका हाथ पैर की भंगिमा कैसी है, वो आपके फेस के एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये सब आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, ये वर्बल कम्युनिकेशन है। लेक्चर मतलब हो गया आपका बोलना, तो बोलने वाला पार्ट मतलब वर्बल कम्युनिकेशन। तो फोर्थ वाला नहीं होगा, आपका होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ऑप्शन बनेगा आपका पहले वाला कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। फिर आपके जो कथन कारण के प्रश्न हैं, इनको मैंने अलग से जो वीडियो बनाए हैं आपके कथन कारण के, उसमें आप देखिएगा, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसको मैंने वहीं पर ही आपके सामने एलोब्रेट किया है, इसको दोबारा नहीं करेंगे। उसके आगे के जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। अगर कि वेद के निम्नलिखित उपखंडों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए थे। मतलब काल क्रम के आधार पर जो नीचे दिए गए पाठ है उनको व्यवस्थित करना है। तो ये प्रसिद्ध ही है, संहिता बोलते हैं आपके वेद को। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले जो वैदिक युग था उसमें वेद ही थे आपके, ब्राह्मण आरण्यक आदि नहीं थे। परवर्ती काल में आगे के समय पे ब्राह्मण आपके बने जो वेद की समझने में सहायक थे। उन ब्राह्मणों को समझने के लिए आरण्यक बने। उसके बाद में उनमें से ही जो आध्यात्मिक विषय था उसको पृथक करके उपनिषदों का निर्माण हुआ। तो कालक्रम के आधार पर ये आपका होगा संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, 4, 3, 2, 1।
ये आपका फोर्थ ऑप्शन बनेगा। संगीता मतलब वेद। ये आगे भी घुमा फिरा के प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला आपका गीता का, भगवद गीता के अनुसार निम्नलिखित तत्वों को क्रम में व्यवस्थित करें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे शायद और भी कई बार आया होगा। तो वहाँ पे 2 आपके श्लोक आते हैं गीता के दूसरे अध्याय में। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम इत्यादि करके आप देख लीजिएगा। उस आधार पे आपका क्या बनेगा कि ध्यायतो विषयान पुंसः, कि विषयों का ध्यान करने से। तो विषयों का ध्यान करना बोल दो या विषयों में लिप्तता बोल दो, एक ही बात है। तो इससे आपका फर्स्ट स्टेप पे आपका आएगा सेकंड वाला पार्ट कि इंद्रिय विषयों में लिप्तता, कि इंद्रियों का विषयों में लिप्त रहना या उनका ध्यान करना, चिंतन करना। उसके करने से क्या होगा, संगस तेषु उपजाय, उनके प्रति संग आसक्ति उत्पन्न होती है। तो 2 के बाद आपका आएगा 3। उसके बाद संगात संजायते कामः, काम आ गया आपका, कामाद क्रोधो भी जायते, फिर क्रोध आ गया। तो 2, 3, 4 और 1, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा थर्ड ऑप्शन, 2, 3, 4, 1। तो ये आपका याद होना चाहिए, जितने भी क्रम आपके दिए गए हैं वे सारे के सारे आपको यहाँ पर याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 5 महाभूतों को क्रम पूछा है उत्पत्ति के आधार पर। तो तैत्तिरीय उपनिषद की जो आपकी ब्रह्मानंद वल्ली है, उस वल्ली के अंदर इनका उत्पत्ति क्रम बताया गया है। आकाशाद वायु, वायुरग्नि, अग्निरापः, अद्य पृथ्वी, पृथिव्या औषधम, औषधिभ्योन्नमन्नाद रेतसा, रेतसा पुरुषः। इस प्रकार से क्रम, ये कई बार आगे भी पूछेंगे आपसे। तो आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इस आधार पर आपका क्रम बनेगा। आकाश मतलब पहले तीसरा आएगा, तो तीसरा ये हो गया। देखो 1 से ही आपका आंसर हो गया, कितना इजी दिया है। तो 3, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल और फिर पृथ्वी। तो सेकंड ऑप्शन आपका बनता है। तो कई बार देखेंगे कि 1 का भी अगर आपको जानकारी है तो उससे भी आपका आंसर बन सकता है। अगला है आपका कि श्वसन तंत्र, ये थोड़ा हम इंग्लिश से देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ए सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो इसको सीक्वेंस में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या आएगा आपका, ट्रैकिया आएगा। ट्रैकिया के बाद आपकी ब्रोंकाई आएगी। ब्रोंकाई के बाद आपका ब्रोंकियोल्स आएगी और ब्रोंकियोल्स के बाद आपका एल्वियोलाई आएगा। तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 फोर्थ ऑप्शन आपका हो गया। ये सब फैक्चुअल पार्ट आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर कोश वाला है, ये हिंदी से देख लेते हैं कि 5 कोश हैं। ये भी आपका तैत्तिरीय उपनिषद का ही पार्ट है और ब्रह्मानंद वल्ली में ही आता है। तो पहले है आपका कि पंचकोश को स्थूल से सूक्ष्म, तो स्थूल सबसे है आपका अन्नमय कोश। अगर ये सूक्ष्म से स्थूल करते तो फिर हम दूसरी तरह से बताते। इन्होंने स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहा है, तो पहले अन्नमय कोश। तो अन्नमय कोश फिर कि वो किस में रहता है आपका, वो आपका प्राणमय कोश में रहता है। तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश। इस प्रकार से आपका क्रम बनेगा आपका। तो 2, 4, 2, 1, 5, 3, ठीक है, 4 हो गया आपका। फिर आपका 2 हो गया, फिर आपका 1 हो गया, फिर आपका 5 हो गया, फिर 3 हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये गीता का प्रश्न है, ठीक है। ये सॉरी गीता का नहीं, ये कठोपनिषद का प्रश्न है। उपनिषद में वहाँ पर अलग अलग वो पार्ट बताए हैं। बुद्धि तो सार्थम विद्धि, इस प्रकार से श्लोक आता है आपका। तो शरीर को क्या माना है आपका, रथ माना है। आत्मा को क्या माना है आपका, सारथी माना है। मन को क्या माना है, लगाम माना है। इंद्रियों को घोड़ा मतलब अश्व माना है। इस प्रकार से आपका, ये संस्कृत वर्ड भी आ सकते हैं। वहाँ पे लगाम को प्रग्रह का, प्रग्रह एवच, तो प्रग्रह वर्ड भी आपका आ सकता है, या हिंदी जो वर्जन है उसका लगाम, लगाम शब्द भी आपका आ सकता है। तो इस हिसाब से मैच करेंगे तो पहले का होगा आपका डी, शरीर मतलब रथ, तो फर्स्ट में डी आ गया आपका, ठीक है। आत्मा मतलब सारथी, सारथी मतलब 2 का ए, 2 का ए, थर्ड ऑप्शन बन गया आपका DABC। इस प्रकार से आप मैच कर सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका आगे भी आएगा। फिर आपके अलग अलग पार्ट दिए हैं योग दर्शन के और उनको बताया कि किसके साथ मैच करना चाहिए। तो क्लेश है आपका, तो क्लेश क्या है कौन सा क्लेश इसमें से, तो अनवस्थितत्व, अंगमेजयत्व, विकल्प और अस्मिता, ठीक। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, तो अस्मिता आपका क्लेश हो गया।
चित्तवृत्तियों में क्या आपके विकल्प चित्तवृत्ति हो गई, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः पंचवृत्तयः। सहभुवा आपका क्या है, ये 9 आपके विक्षेप आते हैं और 5 आपके विक्षेप सहभुवा आते हैं। तो व्याधि स्त्यान संशय इत्यादि करके ये विक्षेप है, तो उसमें आपका अनवस्थित तत्व आता है, जिसको अंतराय भी हम कह देते हैं विक्षेपों को। और सहभुव में आपके 5 आते हैं, दुख दोर मनस्य अंगमेजत्व श्वास प्रश्वास, तो अंगमेजत्व वाला पार्ट आ गया। ये सब नाम आपको क्रम से याद होने चाहिए, तो आप मैच कर लीजिएगा इसमें। आपका आंसर मैं बता ही देता हूँ आपको। तो क्लेश हो गया आपका अस्मिता, तो पहले का डी हो गया आपका, सी सेम है। थर्ड का देखिए सहभुव, तो सहभुव में आपका आ गया अंगमेजयत्व, तो 3 का आपका बी, 3 का बी मतलब ये, तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें हो जाता। फोर्थ का आपका ये हो जाएगा, मतलब अनवस्थित तत्व। ये आपका एनाटॉमी का है, इसको हम इंग्लिश से देख लेते हैं। वहाँ पे अलग अलग प्रकार की बोन्स आपकी आती, 5 प्रकार की, फ्लैट बोन, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, सिस्मॉइड बोन, इरेगुलर बोन। और यहाँ पे इधर आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी बोन वाला पार्ट किस में आपका आएगा। तो ये भी सिंपल, आपको फैक्चुअल पार्ट ध्यान होना चाहिए। जैसे फ्लैट बोन है आपकी, तो स्टर्नम है, स्केप्युला है आपका, ये फ्लैट बोन कही जाती है। लॉन्ग बोन्स में आपकी जो बड़ी बड़ी हाथ और पैर की हड्डियाँ आपकी, जैसे ह्यूमरस है, टिबिया, फिबुला, रेडियस, अल्ना, या आपकी पैर की आपकी फीमर, ये सब आपकी लॉन्ग बोन्स में आती है। तो आर्म्स और लेग्स वाला पार्ट आ गया। शॉर्ट बोन में आपकी कलाई वाली आती है, तो रिस्ट वाला पार्ट आ गया। इरेगुलर बोन्स में आपके वर्टिब्रे जो हैं आपके रीढ़ की हड्डी में, वे सब आपके आते हैं। इस हिसाब से मैच कर लीजिएगा आपका। तो फ्लैट बोन होगी आपकी सी मतलब ये हो गए, और ए है तो थर्ड देखिए। शॉर्ट बोन होगी आपकी रिस्ट वाला, तो 3 का बी मतलब ये, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बन जाता है। अगला देखिएगा, फिर आपका योग दर्शन से आ गया। तो स्त्यान अर्थ पूछा है इन्होंने, ये आपके क्या है, चित्त के विक्षेप हैं, उनका अर्थ पूछा है। तो स्त्यान के आपके चित्त की अकर्मण्यता को स्त्यान कहा जाता है। अविरति है आपकी, अविरति है कि विषयों में तृप्ति बने रहना, ठीक है। तो विरति मतलब होता है वैराग्य, और अविरति वैराग्य का उल्टा हो गया। तो वैराग्य तो है विषयों से हटना, और विषयों में तृप्ति बनाए रखने वाला पार्ट आपका अवैराग्य मतलब अविरति वाला पार्ट है। अलब्ध भूमिकत्व है आपका, लब्ध मतलब प्राप्त करना, भूमि मतलब एक अवस्था, और अ मतलब नहीं, तो समाधि की अवस्था का प्राप्त न होना। तो ए हो गया कि समाधि भूमि को प्राप्त करने में असमर्थता, तो तीसरे का आपका ए बनेगा। अनवस्थित तत्व है कि समाधि की भूमि प्राप्त तो हो गई, लेकिन उसमें वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रहा है, अवस्थित नहीं रख पा रहा है, तो चौथे का आपका सी हो गया कि प्राप्त स्थिति में चित्त को लगाए रखने में असमर्थता। की स्थिति प्राप्त तो हो गई, लेकिन लगातार वहाँ चित्त को बनाए रख सके उसमें वो असमर्थ है। उस ज्ञान का आपको बताया चित्त की अकर्मण्यता, ये है मूल व्यास भाष्य के अनुसार चित्त की अकर्मण्यता। उन्होंने भाव रूप में इच्छा न होना, कि किसी भी क्रिया को करने की इच्छा न होना, उस रूप में यहाँ पे स्त्यान का अर्थ दिया है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखने चाहिए। अगले जो 5 प्रश्न हैं उसके लिए इन्होंने अनुच्छेद दिया है आपका, बहुत सिंपल अनुच्छेद है, इसको पढ़ के आप प्रश्न कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद आपका कि षट कर्मों में शुद्धिकरण अभ्यासों के 6 समूह आते हैं। तो ये है, मैं सिंपल पढ़ देता हूँ, आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं वीडियो में। ये शरीर के विभिन्न भागों में प्राण के प्रवाह में सुधार लाने के लिए शरीर की नाड़ियों से विषैले तत्वों को हटाते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। षट कर्म प्राण के 2 मुख्य प्रवाहों ईड़ा और पिंगला के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं, ताकि शारीरिक एवं मानसिक शुद्धिकरण और संतुलन प्राप्त हो पाए। इन अभ्यासों की सलाह आध्यात्मिक मार्ग पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए आसन, प्राणायाम और अन्य उच्च योगाभ्यासों को करने से पहले दी जाती है, तो उससे पहले करने चाहिए। षट कर्म के मुख्य 6 समूह हैं, कौन कौन से? धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। किसी अनुभवी और योग्य व्यक्ति द्वारा न केवल सैद्धांतिक बल्कि क्रियात्मक रूप से इन तकनीकों की शिक्षा दी जानी चाहिए। सैद्धांतिक ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी उनको कराना चाहिए। धौतिक क्रियाओं का उद्देश्य मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी मार्ग के ऊपरी भाग की सफाई करना। ये धोती का पार्ट दे दिया, पाचन तंत्र से संबंधित ऊपरी भाग जो है स्टमक इत्यादि का जो पार्ट है वो। धौतिक क्रिया अति अम्लता मतलब हाइपर एसिडिटी, पेट फूलना,
फ्लूटेलेंस एंड ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों के लिए उपयोगी। अपर पार्ट वाला पार्ट हो गया आपका स्टमक से संबंधित हो गया या रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित हो गया। बस्ती जो है मलाशय और बड़ी आंत की सफाई करने की क्रिया, ये लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट आ गया। यह कब्ज के मरीजों के लिए उपयोगी है, सही बात है। नेति नासिका मार्ग की सफाई की प्रक्रिया है, ठीक है। नासिका मार्ग में नेति है, संतति है। इसके दो मुख्य प्रकार है, जल और सूत्र वाला। नेति वायु विवरण शोथ मतलब साइनसाइटिस, अभी हमने पढ़ाई था, प्रश्न आया था आपका। एलर्जिक नासा शोथ राइनाइटिस हो गया आपका, जिसको हम हे फीवर भी बोलते हैं। और माइग्रेन में लाभदायक, मतलब सिरे वाला पार्ट भी इसमें आ जाता है। त्राटक जो आंख को झपकाए बिना किसी बिंदु या वस्तु पर एकटक देखने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये चक्षु दृष्टि, एकाग्रता और स्मरण शक्ति के सुधार में सहायता करता है, ये भी सही बात है। ये आंखों से संबंधित है आपका और ब्रेन से संबंधित है। नौलिक क्रिया उदर की अंगों की मालिश करने और रेक्टाई की मांसपेशियों को दक्षिणावर्त और वामत उल्टा सीधा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए उन्हें मजबूत बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। नौलिका क्षुधा और पाचन में सुधार लाता है, कब्ज को दूर करता है। कपालभाति मस्तिष्क के अग्रभाग को शुद्ध करने की एक तकनीक है। ये कफ दोष के असंतुलन को नष्ट करने और प्राणायाम के अभ्यास में सहायता करता है। आपने देखा कि पहले के जो प्रश्न हमने देखे, कईयों के आंसर तो इसी में दिए हुए हैं। कफ दोष वाला दिया है आपका, ऊपर साइनोसाइटिस वाला दिया गया है। और ये आपका अनुच्छेद वैसे भी ध्यान रखना चाहिए कि सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, षट जो कर्म है, ये किन किन में रोगों में या किन किन सिस्टम्स में मुख्य रूप से सहायता करती है, ये आगे भी पूछा जा सकता है। ये सारा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अब हम प्रश्न देखते हैं, हिंदी में देखते हैं हम कि नासिका मार्गों की सफाई की षटकर्म प्रक्रिया है। सीधा है आपका नेति वाला पार्ट हो जाएगा। षटकर्म के अभ्यास की सलाह दी जाती है। ये भी सिंपल ही आपका आसन और प्राणायाम से पहले ही आप षटकर्म करके शुद्धि कर सकते हैं। कब्ज से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक षटकर्म है। तो ऊपर अनुच्छेद में आपने देखे थे कि लोअर एब्डोमेन वाला जो पार्ट था उसमें बस्ती काम करता था आपका और नौली काम करता था। तो थर्ड ऑप्शन आपका बन जाएगा। नेति क्रिया दो होती है, सूत्र नेति, जल नेति, थर्ड बन जाएगा आपका। आंखों को झपकाए बिना जो किया जाता है आपको वो त्राटक कहा जाता है। ये सब आपके सिंपल थे, आप दोबारा भी देख लीजिएगा नहीं स्पष्ट हो तो ये आपका जनवरी 2017 का जो पेपर 2 था उसका एक्सप्लेनेशन हमने देखा। कथन कारण वाले हम अलग से देख चुके हैं, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब इसका जो थर्ड पेपर है उसको हम अगली वीडियो में करेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं। ओम शम।